सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। मैं राजेंद्र मौर्य आप सभी से एक बार फिर से आपके साथ में हम चर्चा करने वाले हैं मॉडल पेपर। देखिए, बोर्ड परीक्षाएं नजदीक आ चुकी है और उसको ध्यान में रखते हुए हमें हमारी तैयारी को बहुत ही अच्छे से करना है। इसीलिए आप लोगों के लिए मैं लेके आया हूं मॉडल पेपर, और इस मॉडल पेपर की हम चर्चा करेंगे। इसके दौरान हम देखेंगे कि परीक्षा से उपयोगी किन किन चीजों को या किन किन प्रश्नों को हम देखते हैं। तो आज की ये जो हमारी प्रथम कक्षा है वो मॉडल पेपर 2 से जुड़ी हुई है, फिर हम इससे आगे की कक्षा लेंगे। ठीक है, प्रथम कक्षा के रूप में हम शुरू करें आप लोगों के साथ में। तो देखिए, जैसा कि हम सभी को पता है कि पेपर का जो ब्लूप्रिंट है तो उसमें ये बताया गया है कि विषय इतिहास या कहें किसी भी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जो पेपर है उसमें सबसे पहले 10 प्रश्न आपके अति लघुत्तरात्मक रहने वाले हैं, यानी ऑब्जेक्टिव बेस्ड रहेगा आपका पहला प्रश्न, जिसको अपन बहुविकल्पात्मक कहेंगे। तो हम इसमें प्रथम प्रश्न को देखें, ध्यान से देखिएगा। पहला प्रश्न है हमारा कि भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल कौन है। तो देखिए, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण की जब हम बात करते हैं तो प्रथम पुरातात्विक जो महानिदेशक बनाया गया है वो कनिंघम को बनाया गया है। याद रखिएगा, कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का पिता भी कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व का पिता, फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी किसको कहा गया है? अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा गया है। ठीक है, फिर हम देखें कि अगला सेकंड जो हमारा क्वेश्चन है पेपर में वो है अजातशत्रु और अशोक जैसे शासकों के नाम किन अभिलेखों से प्राप्त हुए हैं। अजातशत्रु और अशोक दोनों का ही संबंध अगर आप देखोगे, यदि महाजनपद में पूछा जाए तो हमें याद रखना है कि मगध महाजनपद के हैं। और यदि इनके अभिलेखों की बात करें तो इनके अभिलेखों की भाषा कौन सी रहेगी? तो वो है प्राकृत भाषा। सम्राट अशोक ने अपने जो अभिलेख जारी करवाए हैं, धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए जो उन्होंने अभिलेख लिखवाए हैं, वो कौन सी भाषा में है? तो आपको याद रखना है कि वो प्राकृत भाषा में है आपके। ठीक है, इसी क्रम में हम आप लोगों के साथ में अगली बात करें कि दिलमुन के नाम से प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा है। देखिए, दिलमुन की जब हम आप लोगों से बात करेंगे तो हमें ये याद रखना है कि ये प्रश्न आ कहां से रहा है। तो देखिए कि एक आपको क्लास में पढ़ाया गया था सोरगोन अभिलेख, और सोरगोन अभिलेख का जो समय है वो 2250 ईसा पूर्व है। ठीक है, सोरगोन अभिलेख आपको कहां से मिलेगा? तो अपने को याद रखना है कि मेसोपोटामिया से मिलेगा। मेसोपोटामिया से मिला है। अब अगली बात करें कि सोरगोन अभिलेख में हमें जानकारी क्या मिलती है। तो सोरगोन अभिलेख हमें 2 प्रकार की जानकारी देता है। एक तो हमें 3 अलग अलग देशों के नाम बताता है ये। एक है आपका दिलमुन है, एक आपका मगान है, एक आपका मेलुहा है। तो देखिए, सोरगोन अभिलेख जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पा सभ्यता के लोगों के बिजनेस को दिखाता है कि किस तरह से उन लोगों का अंतरराष्ट्रीय व्यापार चलता था। तो देखिए, ये सोरगोन अभिलेख है जो आपके मेसोपोटामिया दजला और फरात 2 नदियों के बीच का भाग, जो कि जिसकी पहचान हम आधुनिक ईरान इराक गणराज्य से कर सकते हैं। तो दिलमुन किसको कहा गया है? याद रखना है कि दिलमुन किसको कहा गया है? बहरीन द्वीप को कहा गया है। जबकि मगान किसको कहा गया है? तो इसके लिए हमें नाम याद रखना है कि ओमान तट, ओमान को कहा गया है। जबकि मेलुहा की पहचान ये आपके सिंधु क्षेत्र या कहें कि हड़प्पाई क्षेत्र से इसकी पहचान की गई है। एक बात तो ये कि मेसोपोटामिया के इस अभिलेख से ये पता चलता है कि दिलमुन मगान मेलुहा के व्यापारी यहां आकर आपके लंगर डालते हैं। दूसरी जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो क्या है कि इसमें यह पता चलता है कि एक विशेष प्रकार का पक्षी है हाजा, और उस हाजा पक्षी की जो आवाज है वो बहुत ही अच्छी है भाई। और इस हाजा पक्षी की पहचान हम किसके साथ करेंगे? मोर के साथ स्थापित की गई है। इसी क्रम में हमें ये याद रखना है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का जो व्यापार सिस्टम है, जब आप उन लोगों का बार्टर सिस्टम के माध्यम से व्यापार देखते हैं तो देखिए, जब हम इस सभ्यता को देखते हैं तो भारत की वन ऑफ द बेस्ट ग्रेटेस्ट सिविलाइजेशंस में से एक रही है आपके इंडस वैली सिविलाइजेशन। और इस इंडस वैली सिविलाइजेशन को जब आप देखेंगे, ठीक है, तो ये आपके महाराष्ट्र, मांडा, आलमगीरपुर और आपके बलूचिस्तान, इस वाले बेल्ट में फैली है। ये वाला जो पूरा इलाका रहेगा इसको हम सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानेंगे। आप सभी को यह पता है कि लोथल, और लोथल से हमें आपके
एक विशाल डॉकयार्ड के प्रमाण मिले हैं, बंदरगाह के प्रमाण मिले हैं। तो यहां से सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का व्यापार अरब सागर के मार्ग से जहाजों के माध्यम से चलता है। यहां पर इनका एक और बंदरगाह है जिसका नाम है सुत्कागेंडोर, सुत्कागेंडोर। और यहां पर एक नदी है जो दाश्क नदी है, और ये दाश्क नदी के किनारे आपके इधर ही है, ये वाला इलाका है आपका मेसोपोटामिया। तो इनका जो व्यापार है वो इसी माध्यम से चलता है। अच्छा, जब बाहर का व्यापार देखेंगे वो तो आपके नदी मार्गों से है, लेकिन जो इंटरनल व्यापार है इनका, जैसे हम देखते हैं कि ये वाला जो हिस्सा है गुजरात, तो गुजरात से ये लोग क्या मंगवाते थे, तो आपकी किताबों में लिखा हुआ है कि गुजरात से ये सेलखड़ी पत्थर मंगवाते हैं। एक नंबर का प्रश्न होगा आपके कि सेलखड़ी पत्थर कहां से मंगवाया जाता है, गुजरात से। फिर हमें यह भी याद रखना है कि सेलखड़ी पत्थर से क्या बनाई गई थी, बोले मुहरे बनी हुई है। यह प्रश्न बहुत ज्यादा बार पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता की मोहरे कौन से पत्थर की बनी हुई है, तो हमें याद रखना है कि सेलखड़ी पत्थर की। इसी क्रम में हम देखें कि किसी जमाने में इस क्षेत्र को नाम दिया गया है मैसूर, और मैसूर से मंगवाया गया है सोना, जबकि राजस्थान से मंगवाया जाएगा तांबा। इसी क्रम में देखें तो अफगानिस्तान से भी तांबा मंगवाया गया है। तो ये जब हम सिंधु घाटी सभ्यता को देखते हैं, जो कि भारत की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है, या कहें कि विश्व की प्रथम नगरीय सभ्यता है, वो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता रही है। तो हमारा प्रश्न क्या था, हमारा प्रश्न था कि इस सोरगोन अभिलेख में 3 देशों के नाम है, जिसमें प्रथम देश के रूप में दिलमुन है, दूसरा आपका मगान है, तीसरा आपका मेलुआ है। तो दिलमुन की पहचान हम बहरीन से करेंगे, मगान की पहचान ओमान से करेंगे, जबकि मेलुहा की पहचान सिंधु क्षेत्र या हड़प्पाई क्षेत्र से करेंगे। और यदि हमसे पूछ लिया जाए कि हाजा पक्षी में कौन सा पक्षी दिखाया गया है, तो वो आपके मोर पक्षी के साथ में तुलना की गई है। ठीक है, देखिए भाई, इसी क्रम में हम अगला प्रश्न देखें। तो अगला प्रश्न हमें क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। किन शासकों को उनके मात्र नाम से चिन्हित किया गया है। इस प्रश्न, ये बहुत ही फेमस प्रश्न है भाई, कि किस वंश के राजा अपने नाम से पहले अपनी माता का नाम रखते हैं। तो इसमें हम सबको याद होना चाहिए सातवाहन वंश। कौन सा वंश है, सातवाहन वंश। देखिए थोड़ा सा हम सातवाहनों के बारे में देखें। ये जो आपके सातवाहन है, सातवाहन वंश के आपसे पूछा जाए कि किन्हीं 2 महिलाओं के नाम पर रखे गए, तो यहां पर हमें याद रखना है, एक तो गौतमी के नाम पर रखे गए हैं और एक वशिष्ठी के नाम पर रखे गए हैं। अच्छा, प्रश्न एक इस तरह से भी आता है, बोले किन 2 महिलाओं के नाम पर है, तो आपको ऐसा नहीं लग रहा कि ये गौतम ऋषि और ये वशिष्ठ ऋषि हैं, उनके नाम पर भी रखे गए हैं। जैसे गौतमी पुत्र शातकर्णी है, वाशिष्ठी पुत्र पुलमावी है। तो किन शासकों के नाम उनकी माताओं के नाम पर रखे गए हैं, तो वो आपका सातवाहन वंश है। यदि वंश पूछ लिया जाए तो सातवाहन है। और यदि इसी प्रश्न को इस तरह से पूछा जाए कि किस ग्रंथ में शासकों का नाम उनकी माता के नाम पर, यहां पर आपसे पूछा जा रहा है ग्रंथ, पुस्तक कौन सी है, तो पुस्तक में हमें नाम याद रखनी है बृहदारण्यक उपनिषद। बृहदारण्यक उपनिषद, यानी हमसे अगर उपनिषद या कहे किसी पुस्तक विशेष स्पेशल अगर आपको बुक रेफरेंस देके पूछे तो बृहदारण्यक उपनिषद है, और राजवंश के साथ में पूछा जाए तो वो सातवाहन वंश है। और यदि पूछ लिया जाए कि किन 2 ऋषियों के नाम पर है, तो गौतम और वशिष्ठ। ठीक है, अगले प्रश्न को देखें। अगला जो प्रश्न है हमारा, देखिए अगला जो प्रश्न है वो है कि सांची का स्तूप, सभी को पता है कि सांची का स्तूप कहां है, तो सांची का स्तूप आपके भोपाल। हालांकि देखिए कि एमपी भी इसका उत्तर हो सकता है, एमपी की ही राजधानी के रूप में क्या है, भोपाल है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध यात्री जो बैप्टिस्ट टेवेर्नियर, देखिए 2 नाम है एक ही तरह के। पहले मैं प्रश्न पूरा पढ़ दूं कि बैप्टिस्ट टेवेर्नियर कहां का निवासी था, और इस प्रश्न का मैं सीधा ही उत्तर दे दूं आप लोगों को कि वो फ्रांस का निवासी है। अब आप देखिएगा हमसे ये प्रश्न को किस तरह पूछा जा सकता है। आपसे पूछ सकता है वो कि एक तरफ दे दिया उसने विदेशी यात्री, फिर विदेशी यात्रियों में हमसे पूछ ले कि कौन सा यात्री कहां से आया है। तो देखिए एक हमारे सिलेबस में क्या है, अलबरूनी है,
तो हमें पता होना चाहिए अलबरूनी कहां का रहने वाला था, बोले ख्वारिज्म का रहने वाला है। ख्वारिज्म की वर्तमान पहचान हम किससे करेंगे, बोले उज्बेकिस्तान के साथ में करेंगे। एक नंबर का प्रश्न तो इसके साथ तैयार हो गया। बोले अलबरूनी किसके साथ आया था, तो हमें याद रखना है कि महमूद गजनवी के साथ आया है। बोले अलबरूनी ने कौन सी किताब लिखी, तो इसमें हमें याद रखना है किताब उल हिंद, ये वाली किताब लिखी है। फिर हम इसमें अगला नाम उठा ले, बोले इब्न बतूता। इब्न बतूता, अब इब्न बतूता कहां का रहने वाला है, तो हमें पता होना चाहिए मोरक्को, और मोरक्को में एक जगह पड़ती है आपके टंजियर, वहां के रहने वाले हैं। ठीक है, इसी तरह से कि इब्न बतूता जब भारत आया उस समय दिल्ली सुल्तान कौन है, तो हमसे ये पूछा जाए तो हमें याद रखना है कि मोहम्मद बिन तुगलक के काल में आया है। मोहम्मद बिन तुगलक के काल में आया है। इसी क्रम में हमसे ये पूछ लिया जाए, बोले इसकी किताब का नाम क्या है, तो इसकी किताब का नाम है रहला। किताब का नाम क्या है, रहला। फिर आपसे यदि पूछ लिया जाए एक अन्य यात्री के संदर्भ में, तो हमें एक अन्य यात्री का और याद नाम रखना है, फ्रांसवा बर्नियर। फ्रांसवा बर्नियर, बर्नियर कहां का रहने वाला था, बर्नियर आपके फ्रांस का रहने वाला है। और जब ये आया उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन है, बोले शाहजहां है। कौन है, शाहजहां है आपके। फिर इसकी किताब कौन सी है, तो इसकी किताब है ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर। ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर, ये इनकी पुस्तक है। इनकी पुस्तक से जुड़ा हुआ जो हमें एक अच्छा प्रश्न और याद रखना है कि ये किताब इन्होंने किसको समर्पित की थी, ये किताब इन्होंने फ्रांस के राजा लुई 14वें को समर्पित की है। फ्रांस के राजा लुई 14वें को समर्पित की है ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर। अब आप देखिए कि नाम है बर्नियर और प्रश्न में था ट्रेवेनियर। ट्रेवनियर, ट्रेवनियर कह दीजिए या इसी को हम नाम दे दें टेवनियर। तो इस व्यक्ति के संदर्भ में सीधा प्रश्न क्या आएगा कि टेवेनियर या टेवनियर कहां का था, तो अपने को याद रखना है कि फ्रांस का है। और इसने 7 बार यात्राएं की हैं अपने जीवन में, 7 में से 6 बार ये भारत आया है। 7 में से कितनी बार, 6 बार। 6 बार ये भारत की यात्रा करेगा। आपके कोर्स में और कौन कौन से यात्री हैं, तो देखिए मैं नाम लिख रहा हूं और सीधा अपने को देश का नाम याद रखना है। जैसे अपने से पूछ लिया जाए निकोलो डी कॉन्टी, निकोलो डी कॉन्टी, और निकोलो डी कॉन्टी कहां का है, बोले इटली का है। आपसे पूछा जाए अफानिस निकितीन कहां का है, तो अफानिस निकितीन आपके कहां से हैं, रूस से हैं। ठीक है, इसी क्रम में यदि आपसे पूछ लिया जाए, बोले अब्दुल रज्जाक, तो अब्दुल रज्जाक के संदर्भ में सीधा याद रखना है, बोले समरकंद का निवासी है, जो कि आपके मध्य एशिया में है। वहां से इसने भारत की यात्रा की, मध्य एशिया। इसके संदर्भ में आपके ये शब्द भी आ सकता है, बोले फारसी यात्री है। अच्छा, ये तीनों ही यात्री आपके कहां की यात्रा करेंगे, विजयनगर की यात्रा करेंगे। याद रखिएगा, तीनों ही कहां की यात्रा करेंगे, विजयनगर। और विजयनगर कहां है आपके, बोले कर्नाटक में है, तुंगभद्रा नदी के किनारे है। विजयनगर तुंगभद्रा नदी के किनारे, जिसकी खोज कोलिन मैकेंजी द्वारा की गई है। विजयनगर का वर्तमान नाम क्या है, हम्पी। और विजयनगर की स्थापना होगी 1336 में हरिहर और बुक्का के द्वारा। इसी विजयनगर की यात्रा कुछ पुर्तगाली यात्रियों ने भी की है, जैसे आपके बारबोसा है, वो भी कहां का है, बोले विजयनगर का है आपके। एक आपके नाम मिलता है डोमिंगो पेस, और ये डोमिंगो पेस भी कहां का है, बोले विजयनगर का है। तो मध्यकाल में जो हमारा 5वां चैप्टर सेकंड बुक का है, उसमें कुछ यात्रियों के नाम है, और यात्रियों के नाम में कहां से हैं, एक बार फटाफट से रिवीजन कर लीजिए आप। अलबरूनी, ख्वारिज्म, उज्बेकिस्तान, महमूद गजनवी के साथ, और किताब का नाम है किताब उल हिंद। इसी क्रम में इब्न बतूता, मोरक्को, टेंजियर, मोहम्मद बिन तुगलक, और रहला इसकी किताब का नाम है। फ्रांसवा बर्नियर फ्रांस से है, शाहजहां के काल में आएगा। ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर, ये इनकी पुस्तक है, फ्रांस के लुई 14वें को समर्पित की गई है। इसी क्रम में हम देखें, बोले निकोलो डी कॉन्टी है, जो इटली से है। अफानिसी निकितीन है, जो रूस से है। जबकि आपके अब्दुल रज्जाक समरकंद फारस से, ये फारसी ना होके फारस है भाई, फारस से है। ठीक है,
और बारबोसा और डोमिंगो पेस दोनों ही कहां से हैं? बोले पुर्तगाल से हैं। तो प्रश्न तो वही था, लेकिन हमने उसको पूरा खोल के देखा है कि इसके समानार्थी और प्रश्न कौन कौन से बन सकते हैं। आगे देखें, अगले प्रश्न पे चले। अगला प्रश्न है कि कर्नाटक के वीर शैव मत के प्रवर्तक कौन है? तो सीधा याद रखना है अपने को, वीर शैव मत के प्रवर्तक कौन है? बासवन्ना है। वीर शैव मतानुयायियों को आपके लिंगायत भी कहा जाता है। चांदी का ये लोग शिवलिंग धारण करते हैं अपने बाएं कंधे पर, यायावर संप्रदाय को जीवन करते हैं। विशेष बात क्या है कि मरने के बाद में ये अंतिम संस्कार नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखें। शेख फरीदुद्दीन गज ए शक्कर की दरगाह कहां पर है? शेख फरीदुद्दीन गज ए शक्कर, बाबा फरीद जिनके नाम से जाने जाते हैं, और ये कहां से हैं? तो ये आपके अजोधन जो पाकिस्तान का पंजाब है वहां पर इनकी दरगाह है। ठीक है, अब इससे जुड़े हुए प्रश्नों को मैं आपको बता दूं कौन कौन से बन सकते हैं। देखिए, ये है सूफी संत, और सूफी संतों की जो, देखिए एक तो हमें याद रखनी है कि इनकी शब्दावली कौन कौन सी है। अब शब्दावली में सीधा याद रखना है, बोले खानका क्या होती है? खानका हम कहते हैं सूफी संतों का निवास, सूफी संतों का निवास। ठीक है, दूसरा अगर हम देखें तो एक शब्द आता है समा। समा क्या है? दरगाहों में होने वाला संगीत। फिर इसी में अगर हम देखें तो एक शब्द आपको मिलेगा तज़किरा, जो कि पिछली बार आया है। तज़किरा क्या है? तज़किरा जीवनी परक गीत है। तज़किरा क्या है? जीवनी परक गीत है आपके। ठीक है, अब हम देखेंगे सूफी संत और सूफी संतों की दरगाह है कहां। ठीक है, इसके अलावा आप इसमें शब्द जोड़ सकते हो जियारत, बोले पैदल यात्रा। फिर आपसे पूछे, बोले वली कहते हैं उत्तराधिकारी को, पीर कहते हैं गुरु को, और मुरीद किसको कहा जाता है? तो मुरीद के लिए याद रखिएगा शिष्य को कहा जाता है। मुरीद किसको कहा गया है? शिष्य को कहा गया है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि सूफी संतों की दरगाह। देखिए, एक तरफ है दरगाह और सामने है संत, सूफी संत। अब सूफी संतों में जो पहला नाम है हमसे पूछा जाए, बोले ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहां है? तो सभी को पता होना चाहिए भाई, अजमेर में है। और इनकी दरगाह को क्या बोलते हैं? गरीब नवाज। पिछली बार का प्रश्न है ये आपके, गरीब नवाज। फिर आपसे पूछे बाबा फरीदुद्दीन गज ए शक्कर, फरीदुद्दीन गज ए शक्कर, तो इनकी उपाधि, इनकी दरगाह कहां है? तो वो अपने को याद रखनी है अजोधन पंजाब से। एक आपके हैं निजामुद्दीन ओलिया, और निजामुद्दीन ओलिया की दरगाह कहां है? तो हम सबको याद रखनी है गियासपुर कहां पर है? दिल्ली में, यमुना नदी के किनारे। ठीक है, फिर आपके एक संत हैं नासिरुद्दीन चिराग ए दहलवी। नासिरुद्दीन चिराग ए दहलवी, ये कहां पर है? दिल्ली पर इनकी दरगाह है। विशेष बात क्या है, आप इसका नाम देखिए, नासिरुद्दीन चिराग ए दहलवी। दहलवी दिल्ली को ही कहा जाता है। दिल्ली का चिराग किस सूफी संत को कहा गया है? नासिरुद्दीन को कहा गया है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चले हम। तो देखिए, अगला जो हमारा प्रश्न है वो प्रश्न है हमारा कि कॉलिन मैकेंजी द्वारा विजयनगर की यात्रा कब की गई है। देखिए, कॉलिन मैकेंजी जिन्होंने आपके विजयनगर की खोज की है, तो ये कब की गई है? 1800 में। विजयनगर का वर्तमान नाम यदि हमसे पूछा जाए, हम्पी। विजयनगर कौन सी नदी के किनारे है? तो हमें याद रखना है तुंगभद्रा। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई है? 1336 में। किसके द्वारा? हरिहर और बुक्का।
और इस समय दिल्ली सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक है आपके। ठीक है, अगला देखें, यवन राज्य स्थापनाचार्य की उपाधि धारण करने वाला राजा, तो याद रखिएगा ये उपाधि धारण करने वाला राजा है विजयनगर का कृष्णदेवराय। विजयनगर का राजा कृष्णदेवराय अपनी उपाधि कहलाता है कृष्णदेवराय, जिसकी उपाधि है यवन राज्य स्थापनाचार्य। फिर है अफ्रीका और स्पेन से कौन सी फसल भारत आई है, तो याद रखिएगा मक्का। अफ्रीका और आपके कहां से, स्पेन से कौन सी फसल भारत आई है, वो है मक्का। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज तो मैं आप लोगों के साथ में इतनी ही कक्षा ले पाऊंगा, कल हम इसको आगे करेंगे और मैं आपको टाइम भी डालूंगा, उस टाइम पे आप इसको ले लीजिएगा। धन्यवाद, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, पढ़ते रहे। थैंक यू सो मच।